अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुझे इस रोमान से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सजाता की खातिर मुझे अपनी तशवीश का इजहार करना पड़ रहा था। मैंने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा, मैं उस बदमाश को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सजाता ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आजी से बोली, किशन डेयर, ये इस समस्या का हल नहीं है। मैं तुम्हें किसी सूरत भी खोना नहीं चाहती। मैं काफ़ी बनाने लगा और ज़ेर लब बुड़बुड़ाया, वो अपने आप को समझता क्या है, मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। सजाता ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा डियर, मेरी तस्वीरों के कुछ नेगेटिव भी उसके पास हैं। वो जेल चला गया तो उसका कोई दोस्त ये तस्वीरें मेरे माता पिताजी को भेज देगा और मैं अपनी जीव हत्या कर लूँगी। सजाता छोटे से रुमाल से अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछने लगी। मैंने उसके हाथ को आहिस्ता से दबाते हुए तसल्ली दी। सजाता डियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतनी चिंता न करो, मैं इस समस्या को हल कर लूँगा। मैं खुद अरुण से बात करूँगा। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, वो तुमसे ब्याह करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो तस्वीरों के एवज कुछ रकम हासिल करना चाहता है। वो जो मांगेगा मैं उसे देकर तस्वीरें और नेगेटिव्स हासिल कर लूँगा। सजाता ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से गहरी सोच में डूबी हौले हौले काफ़ी के घूंट लेने लगी। बातों ही बातों में सजाता से मैंने उसे अरुण के बारे में तो तकरीबन तमाम मतलूबा मालूमात हासिल कर लिया। उसका फ़ोन नंबर, उसके फ्लैट का पता भी हासिल कर लिया। मालूम हुआ कि वो एक इश्क पेशा आवारा और बदनाम शोहरत रखने वाला आदमी है। दरामदो बरामद का कारोबार उसने बेच दिखावे के लिए खोल रखा है। असल में वो स्मगलों के किसी गिरोह से वाबस्ता है। मैं इस स्कैंडल में ज़्यादा नहीं उलझना चाहता था, सिर्फ इस हद तक जाना चाहता था जिस हद तक सजाता से मेरे ताल्लुकात का तकाजा था। बल्कि मैंने दिल में तय कर लिया कि अरुण कुमार से मिलूंगा भी नहीं और टेलीफोन पर उसे डरा धमका कर उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सजाता पर मैंने यही जहर किया कि मैं अरुण कुमार की वापसी और उसके अज़म से बेहद परेशान हुआ हूँ और ये मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अब सजाता मुझे तसलियाँ देने लगी कि मैं जो भी कदम उठाऊँ सोच समझ कर उठाऊँ। किशन, ये मेरी रिपोर्टेशन और मेरे माता पिता के इलाज का मामला है। तुम किसी तरह उस बदमाश से मेरी तस्वीरें और नेगेटिव्स ले लो, मेरी तुमसे अरदास है। मैंने सजाता का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, सजाता, तुम मेरे जीवन साथी हो, मैं जो कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए करूँगा। आओ अब चलते हैं। घर पर माता जी राह देख रही होंगी। मैंने उन्हें फ़ोन भी नहीं किया। घर पर बम्बई वाले रिश्तेदारों के अलावा कुछ और लोग भी मुझसे मिलने आए हुए थे। ये दूर पार के रिश्तेदार थे और अमृतसर से आए थे, जो कैप्टन मेहता का विदेशी शहर और वतन था। मैं एक ज़रूरी फ़ोन करने के लिए कहकर उठा और अपने कमरे में आ गया। टेलीफोन मैंने पहले ही अपने कमरे में रखवा लिया था। मैंने सजाता के आशिक अरुण कुमार का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक लाउबाली सी आवाज़ आई, कौन है? मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मैं अरुण कुमार साहब से बात करना चाहता हूँ। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर उसी आवाज़ ने किसी कदर तंज के साथ कहा, मुझे मालूम था महाशय जी फ़ोन करेंगे। श्री मेहता जी, मैं आपका अरदास अरुण कुमार ही बोल रहा हूँ। मैंने बराह रास्त उसे सवाल किया कि वो क्या चाहता है। उसने हल्का सा कहका लगाया और बोला, महाराज, ये बात तो सजाता देवी ने आपको ज़रूर बता दी होगी कि मैं क्या चाहता हूँ। अब मैंने किसी कदर गुस्से के साथ कहा, अरुण, तुम अगर सजाता को ब्लैकमेल करके उससे ब्याह करने के सपने देख रहे हो तो इस बात को अपने मन से निकाल दो। हाँ, अगर कुछ और चाहते हो तो मुझसे सीधी तरह बात करो। अरुण कुमार फिर तंज अंदाज में हंसा और बोला, तो कैप्टन साहब, किसी वक्त मेरे फ्लैट पर पधारिए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, सारी बात तय कर लेंगे। मैं समझ गया कि अरुण सजाता की काबिल एतराज़ तस्वीर के एवज कुछ रकम चाहता है। मैंने उसे दावत तो दे दी थी, मगर यह समझ नहीं आ रहा था कि अरुण ने अगर भारी रकम का मुतालबा कर दिया तो उसे कहाँ से पूरा करूँगा। मेरे अकाउंट में सिर्फ 15,000 के करीब रकम जमा थी। बहरहाल इस मामले को निपटाना भी ज़रूरी था। दूसरे रोज़ 6 बजे अरुण के फ्लैट पर मुलाकात तय हो गई। दूसरे रोज़ दोपहर के बाद मेरे ऑफिस में बकौल वर्मा साहब एक अहम मीटिंग भी होने वाली थी। कुछ पता नहीं था कि वो कब तक चले। दूसरे रोज़ मैं दफ्तर में काफ़ी मसरूफ़ रहा। गुजरात में मुस्लिम कश फसादात और असम में बांग्लादेशी चकमा कबीले के लोगों के गैर कानूनी दाखिले की फैलों पर अपने रिमार्क्स लिखते लिखते दोपहर हो गई। तिवाड़ी के साथ जल्दी जल्दी भोजन किया और काम में जुट गया। इतने में डायरेक्टर वर्मा साहब का फ़ोन आया कि मेरे कमरे में आ जाओ कैप्टन, मीटिंग शुरू होने वाली है। मेरा दिल थोड़ा सा धड़का। डायरेक्टर इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्मा साहब के कमरे का दरवाज़ा बंद था और बाहर उनका चिपड़ासी जैसे पहरा दे रहा था। मुझे देखकर उसने दरवाज़ा खोल दिया
कमरे में हमें वर्मा साहब की बड़ी मेज़ के गिर्द 5 कद्दरपोश पक्की उम्र के ऑफिसर बड़ी राजदारी से गुफ्तगू कर रहे थे। साहब ने मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। एक ब्लैक बॉक्स वर्मा साहब की घूमने वाली बड़ी कुर्सी के पास ही कलीन पर रखा था। इन ऑफिसरों में तिवाड़ी के अलावा मैं किसी की शिकल से आशना नहीं था। शायद वो सेक्रेटरीट के खुफिया सेल से आए थे। वर्मा साहब ने ब्लैक बॉक्स में से एक फाइल निकाल कर खोली और उसकी वर्कगर्दानी की और अपनी ऐनक को नाक पर उंगली से जमाते हुए बोले, ये वही सीक्रेट फाइल है जिस पर हमारी प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने विशेष नोट लिखा है और ये आज ही प्रधानमंत्री के सेक्रेटरीट से मुझे मिली है। हमने प्रधानमंत्री को इतला दी थी कि रूस की जो परमाणु अवरोध कश्ती हमारे भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम लेकर कन्याकुमारी की बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। उसको सबूताज करने के लिए अमेरिकी एजेंट और विशेष तौर पर पाकिस्तान के एजेंट हरकत में आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षरों से आदेश जारी किया है कि हम में से कोई सीनियर ऑफिसर कन्याकुमारी जाकर हमारी परमाणु अवरोध की निगरानी करे और दुश्मन के एजेंटों का सुराग लगाए ताकि इस भारत दुश्मन गिरोह को गिरफ्तार किया जा सके। अवरोध से यूरेनियम निकाल कर भाभा एटमी रिएक्टर ले जाने का काम इसलिए शुरू नहीं हो सका कि हमारी आदमियों के मुखबरी के मुताबिक दुश्मन के एजेंट इस ताक में है कि यूरेनियम ले जाने वाले जहाज़ को रास्ते में ही तबाह कर दिया जाए। वर्मा साहब खामोश हो गए। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। एक और खद्दरपोश ऑफिसर ने पूछा कि हमारे पास ऐसा कौन सीनियर ऑफिसर है जिसको हम कन्याकुमारी भेज सकते हैं। वर्मा साहब ने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और बोले, कैप्टन मेहता, अगर ये सीनियर नहीं है मगर इन्हें दुश्मन के एजेंटों के मीनों रंग का पर्सनल उभय यानी एक्सपीरियंस है। मैं इस मिशन के लिए कैप्टन मेहता को रिकमेंड करता हूँ। आपको कोई इतराज़ तो नहीं? साहब चुप थे। तिवाड़ी को मेरी खुशनुदी मतलूब थी। कहने लगा, मेरे विचार में कैप्टन की सिलेक्शन हमारे लिए दुरुस्त साबित होगी। तोते जैसी नाक, सुनहरी ऐनक और गंजे सर वाले एक खद्दरपोश ऑफिसर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, कैप्टन मेहता पाकिस्तान की कैद में रहकर अपने हिंदी ज़बान में फ़ारसी के अल्फाज का प्रयास अब कुछ ज़्यादा ही करने लगे हैं। इस ऑफिसर ने खुदा जाने मुझे कहाँ बोलते सुना था। हालांकि मैंने भारत का बॉर्डर क्रॉस करते ही अपनी बोलचाल में हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मैंने मुस्करा कर कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे पाकिस्तानी कैद में रहते हुए मैंने ये प्रयास ज़रूर किया था कि उनसे फ़ारसी अरबी के शब्द सीख लूँ, मेरे काम आएंगे। वर्मा साहब ने एतराज़ का नोटिस ना लिया जो उनकी गफलत थी, जो मेरे हक में मुफीद साबित हुई। लेकिन मैं इस तोते जैसी नाक वाले खद्दरपोश इंटेलिजेंस ऑफिसर से मुहतात हो गया। मेरी ड्यूटी परमाणु अवरोध की निगहदाश्त और अपनी निगरानी में यूरेनियम की भाभा एटमी रिएक्टर तक तरसील के लिए लगा दी गई। मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने अपने कमरे में जाकर बड़े तरीके से उस तोते जैसी नाक वाले खद्दरपोश हिंदू ऑफिसर का नाम मालूम किया। वो प्रधानमंत्री के सेक्रेटरीट का चीफ इंटेलिजेंस पुरुषोत्तम टंडन था। मैंने उस हिंदू इंटेलिजेंस ऑफिसर को अपने जहन में नोट कर लिया। शाम को मैं दफ्तर से निकलकर अपनी गाड़ी में सीधा सजाता के ब्लैक मेला राशिक अरुण कुमार के फ्लैट पर जा पहुंचा। उसने मेरा स्वागत किया और मुझे विस्की पेश किया जिसे मैंने कबूल न किया। यह एक तीखी मूँछों वाला कदरे लंबे कद का दुबला पतला तेज तरार हिंदू नौजवान था। आंखों में हल्के पड़े थे, समर सूट में था और बड़ा आला सिगरेट पी रहा था। पहले तो मुझे उसने पाकिस्तानी केस से वापस आने पर बधाई दिया। मैंने कहा, बेहतर यह है कि हम असल पॉइंट पर आ जाएं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। अरुण कुमार ने 10,000 रुपये का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद वो सजाता की तस्वीर और नेगेटिव्स मेरे हवाले कर देने पर रजामंद हो गया था। इस अमकाना किस्म की झकझक से बचने के लिए यह रकम ज़्यादा नहीं थी। मुझे मालूम था कि कम से कम 5,000 रुपये तो मैं सजाता से वसूल कर लूँगा। मैंने अरुण से 2 रोज़ बाद रकम लेकर आने का वादा किया और बंगले की तरफ चल पड़ा। बंगले पर आकर मैंने सजाता को फ़ोन करने की ज़रूरत महसूस न की। ये बात मैं उसे कल भी कर सकता था। मेरे जहन में तोते जैसी नाक वाले हिंदू चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर पुरुषोत्तम टंडन का चेहरा घूम रहा था, जिसकी निगाहें काफ़ी तेज थीं। मुमकिन है उसे मुझ पर शक हो गया हो। बहरहाल इस शख्स के दिल का हाल मालूम करना ज़रूरी था। उस रात जब मैं माता जी को प्रणाम करने के बाद अपने कमरे में आकर लेटा तो फ़ोन की घंटी बजी। मैंने सोचा सजाता का फ़ोन होगा। रिसीवर उठाकर हेल हुई किया था कि दूसरी तरफ से किसी ने बड़े मध्यम आवाज़ में एक लफ्ज़ बोला जो हमारा खुफिया कोड वर्ड था। मैं चौकस हो गया और अपना कोड नंबर बताया। यह हमारा दिल्ली में मुकीम एजेंट बोल रहा था। उसने मरमूज़ अल्फाज में मुझे सुबह सुबह अज़ान के वक्त जामिया मस्जिद के पीछे आने की हिदायत की और फ़ोन बंद कर दिया।
मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया और बत्ती बुझाकर कंबल ऊपर कर लिया। टाइम पीस मैंने कंबल के अंदर अपने सिरहाने के पास ही छुपा लिया था। एक खदशा मेरे दिल में ज़रूर सर उठा रहा था, और वो ये कि हो सकता है मेरी निगरानी हो रही हो। अलार्म पूरे 4 बजे बज उठा। मैंने जागते ही उसे बंद कर दिया। माता जी स्नान के बाद दुर्गा मूर्ति के आगे पूजा पाठ की तैयारी कर रही थीं। मैंने सैर का बहाना बनाया और जॉगिंग बूट, लंबा रेनकोट पहनकर पैदल ही सड़क पर निकल आया। अक्टूबर की रात ढल चुकी थी और मशरक़ के आसमान पर नीली नीली रोशनी का गुब्बार उभरता फैलता चला रहा था। सड़कें वीरान थीं। किसी वक्त कोई ट्रक या वैगन गुजर जाती थी। बंगले से काफ़ी फासले पर आया तो एक पार्क में खड़े होकर मैंने कोट उतार कर रख दिया और हल्की हल्की वर्जिश शुरू कर दिया। हकीकत में मैं ये देखना चाहता था कि कोई मेरा ताक़ुब तो नहीं कर रहा। सड़कों पर ट्यूबलाइट्स अभी तक जल रही थीं। आसपास दूर दूर तक मुझे कोई ऐसा आदमी दिखाई न दिया जो मेरा पीछा कर रहा हो। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा तो मैंने रेनकोट पहना और पार्क से निकलकर तेज़ तेज़ कदमों से चलता दूसरी तरफ फुटपाथ पर आ गया। यहाँ से झाड़ियों को अबूर करके एक जली सड़क के चौक में आ गया। एक रक्षा बड़ी तेज़ी से मेरे करीब से गुजर गया। मैंने उसे आवाज़ दी। रक्षा कुछ दूर जाकर रुका, फिर घूमा और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने देख लिया था कि रक्षा खाली है। मैं लपक कर उसमें घुसा और उसे फतेहपुरी चलने को कहा। खाली सड़कों पर तेज़ी से दौड़ते हुए रक्षा फतेहपुरी पहुंचा तो मैंने उसे छोड़ दिया। वहां से दूसरा रक्षा पकड़ा और अजान हो रही थी कि मैं जामा मस्जिद की बाएं जानिब पहुंच गया। वहां मैंने रक्षा छोड़ दिया और पैदल चलता जामा मस्जिद के अकब में सामने की जानिब जो बाज़ार है वहाँ एक रेस्तोरां के करीब आकर रुक गया। नौकर रेस्तोरां धो रहे थे। मैंने चाय का पूछा तो लड़का बोला, अभी थोड़ी देर लगेगी चाय बनाने में साहब। मेरी नज़रें जामा मस्जिद की कभी दीवार के साए में अंधेरों को टटोल रही थीं, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं रेस्तोरां से हटकर मस्जिद की दीवार के बिल्कुल करीब से होता हुआ निकल आया। यहाँ दुकानें बंद थीं। दूर होटलों के थड़े और फर्श धोए जा रहे थे। मैंने कमेटी के नलके के पास एक फ़कीर को देखा कि फटी हुई गदड़ी ओढ़े बैठा मुँह हाथ धो रहा था। उसका रुख बाजार की तरफ था। उस वक्त बाजार खाली था। जब मैं उसके करीब से गुजरने लगा तो उसने मुझे पुकार कर कहा, बाबू चाय के लिए फ़कीर को कुछ देते जाओ। मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। मेरा सारा ध्यान अपने एजेंट की तरफ लगा था जो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुझे महसूस हुआ कि फ़कीर मेरे पीछे पीछे चला रहा है। मैंने रुक कर पीछे देखा तो फ़कीर एक ऐसा लफ्ज़ बोलकर मेरे करीब से गुजर गया कि मैं हक्का बक्का सा होकर रह गया। उसने अपना खुफिया कोड बोला था जो मुझे पाकिस्तान से चलते वक्त ही बता दिया गया था। चंद कदम चलने के बाद फ़कीर हरे भरे पीर साहब के मज़ार के पीछे वाले ग्राउंड में उतर गया। अब मैं उसके ताक़ुब में था। ग्राउंड में दरख्तों की छाँव में अंधेरा था। फ़कीर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। मैं एक अकीदतमंद की तरह उसके सामने जाकर बैठ गया और अपना कोड नंबर बताने के बाद कहा, बाबा लोग हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, दुनिया ने हमें बहुत सताया है। ये फ़कीर अपना एजेंट था। उसके सर के बाल और दाढ़ी बेतरतीबी से बड़ी हुई थी और हुलिया किसी मजजूब का बना हुआ था। उसने हुक्के की तरह सिगरेट पीते हुए दबी ज़बान में कहा, मेरे पीछे जो टाली का दरख्त है इसके नीचे सूखे पत्तों की ढेरी में तुम्हें एक पोटली मिलेगी, वो तुम्हारे लिए है। इसके साथ ये मजदूब फ़कीर मुझे बुरा भला कहता बुलंद आवाज़ में नारा लगाकर उठा और अपनी फटी पुरानी गदड़ी संभालता ग्राउंड में कले की जानिब चला गया। उसके जाने के बाद मैंने दाएं बाएं देखा, कोई आदमी नहीं था। मैं सैर करने के अंदाज में चलता दरख्त के पास आया। वहाँ सूखे पत्तों की ढेरी के पास यूँ बैठ गया जैसे सस्ताने लगा हूँ। कोई 3-4 मिनट में वैसे ही बैठा रहा। फिर पत्तों की ढेरी को उठाया तो नीचे एक मैली सी छोटी सी पोटली थी। मैंने उसे उठाकर रेनकोट की जेब में डाला और सैर करने के अंदाज में तेज़ तेज़ कदम उठाता रेलवे स्टेशन को जाती सड़क पर निकल आया। अब दिन की सफ़ेदी चारों तरफ फैल गई थी और सड़क पर रिक्शा और बसें गुजरने लगी थीं। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और रेलवे स्टेशन पर आकर छोड़ दिया। दूसरी सड़क पर आकर एक और रिक्शा पकड़ा और सीधा बंगले की तरफ आ गया। बंगले पर माताजी बहुत परेशान थीं। मैंने कहा, सैर करते हुए एक पुराने दोस्त दुबे जी मिल गया था। उसने बातें करने में देर कर दी। हमारे मुंबई के रिश्तेदार चाचू अभी तक सो रहे थे। माला नौकरानी किचन में सफाई वगैरह कर रही थी। मैं तेज़ी से अपने कमरे में घुस गया। गसलखाने में जाकर पोटली खोल कर देखा। उसमें से माचिस के साइज का एक हल्का फुल्का ट्रांसमीटर निकला। निस्वारी रंग के प्लास्टिक का यह ट्रांसमीटर इंतहाई ज़बरदस्त और ताकतवर लग रहा था। सोई की तरह उसका एक छोटा सा एंटीना भी उसमें से निकलता था। उसमें सुर्ख रंग के नन्हे से 2 बटन लगे थे।
फ्रिक्वेंसी सुई निस्फ दायरे में सिर्फ एक लकीर के निशान पर टिकी हुई थी। इस ट्रांसमीटर के साथ कागज़ का मिला कुचला टुकड़ा भी था, जिस पर मरमूज अल्फाज में सिर्फ इतना लिखा था, 11 अक्टूबर को रात 10 बजे तुमसे मुलाकात होगी। ज़ाहिर है बात इस ट्रांसमीटर पर की जाने वाली थी। 11 अक्टूबर को भी 7 रोज़ बाकी थे। मैंने ट्रांसमीटर को अपने पलंग पर तकिए के नीचे रख दिया और दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। साथ ही साथ मैं सोच रहा था कि ट्रांसमीटर को छुपाने के लिए कौन सी जगह हो सकती है। वो इतना छोटा ट्रांसमीटर था कि उसे सफ़र में भी अपने साथ रख सकता था। कपड़े बदलते हुए मैंने अपने कमरे का जायजा लिया। यूँ तो इस कमरे में कई ऐसी जगह थीं जहाँ मैं ट्रांसमीटर को छुपा सकता था, लेकिन कोई भी जगह ऐसी ना थी जो तलाशी लेते वक्त CID वालों की निगाह से बच सकती है। मैं इन निगाहों से खूब वाकिफ था। मुझे ट्रांसमीटर बंगले के बाहर किसी जगह छुपाना चाहिए। ये सोचकर मैंने तकिए के नीचे से ट्रांसमीटर निकालकर अपने कोट की जेब में रख लिया। माताजी मुझे नाश्ते के लिए आवाज़ें दे रही थीं। नाश्ते की मेज़ पर मुंबई वाले चाचू और उनकी मोटी लाइन भी मौजूद थी। ये लोग धड़ाधड़ पूरियाँ और भाजी उड़ाए जा रहे थे। मैंने माताजी की बनाई हुई फुल्कियाँ खाई और कॉफ़ी का प्याला हाथ में लेकर बरामदे से उतरकर बाग में आ गया। बहाना यह किया कि मैं अपने कोट के कलर के लिए कोई खूबसूरत फूल तोड़ना चाहता हूँ। बंगले का कबीलान बड़ा मुख्तसर था। साइड पर बाड़ उगी थी। बरामदे के जाने की दोनों जानब लकड़ी के बड़े बड़े गमलों में पाम के पौधे सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। इस किस्म का लकड़ी का एक बड़ा गमला बरामदे के कोने में भी रखा था। उसमें सब्ज चौड़े पत्तों वाला कोई ट्रॉपिकल यानी इस्तवाई पौधा लगा था। मैं उस गमले के करीब गया तो देखा कि एक तरफ गमले के पेंदे को दीमक ने खा लिया था। इसके साथ ही जंगली गुलाब की बेल बाढ़ चढ़ी हुई थी। मैं उस गमले के करीब गया तो देखा कि एक तरफ गमले के पेंदे को दीमक ने खा लिया था। इसके साथ ही जंगली गुलाब की बेल बाढ़ पर चढ़ी हुई थी। मैं गुलाब का सफ़ेद फूल तोड़ने के बहाने गमले के पास बैठ गया। ट्रांसमीटर इस वक्त मेरे दाहिने हाथ में था। कॉफ़ी का प्याला मैंने घास पर रख दिया था। मैंने फुर्ती से गमले की लकड़ी को ज़रा सा पीछे कर दिया और ट्रांसमीटर को गमले के अंदर मिट्टी में दबाकर लकड़ी की फट्टी फिर अपनी जगह पर लगा दिया। इसके साथ ही मैंने सफ़ेद गुलाब का फूल तोड़ा और उसे अपना कोट के कलर में लगाने लगा। फिर कॉफ़ी का प्याला उठाया और बार बार फूल को देखते हुए बरामदे में आ गया। माला नौकरानी ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए मेरे कोट के कलर को देखा और मुस्कुराती हुई लान वाले नलके की तरफ चली गई। मैं कमरे में माताजी के पास आ गया। उन्होंने भी फूल देखकर सराहा। मैंने कहा, माताजी ये फूल तो बड़े सुंदर हैं। माताजी ने कहा, पुत्र तुमने अपने हाथों से तो ये जंगली बेल लगाई थी। मैं गुनगुनाता हुआ किचन की तरफ गया, प्याला मेज़ पर रखा, हाथ धोकर रुमाल से पहुँचे और अपने कमरे से ब्रीफकेस उठाकर राम राम करता हुआ बाहर खड़ी अपनी एम्बेसडर गाड़ी की तरफ बढ़ा। अभी दफ्तर जाकर बैठा था कि सजाता का फ़ोन आ गया। कुदरती तौर पर उसे तशवीश थी कि शाम मैंने अरुण कुमार से क्या बात की है। मैंने सजाता को बता दिया कि मामला महज 15,000 रुपये की रकम का है। तुम फिक्र मत करो, मैं परसों से रुपयों का बंदोबस्त करके तुम्हारी तस्वीर और नेगेटिव्स हासिल कर लूँगा। सजाता ने बड़ी आजी से पूछा कि मैं इतनी रकम का इंतज़ाम कहाँ से करूँगा। मैंने कहा, मेरे पास बैंक में इस वक्त 7,000 रुपये फालतू जमा हैं, बाकी कहीं से उधार ले लूँगा। मतलब यह था कि कुछ पेशरीफा सजाता करे और उसने ऐसा ही किया। उसे करना भी चाहिए था। कहने लगी, मेरा एक सोने का लॉकेट है, 2 सोने की अंगूठियाँ भी हैं, मैं ये तुम्हें दे दूँगी। तुम मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाओ किशन। मैंने बड़ी लगावट के साथ कहा। सजाता कैसी बातें करती हो, तुम्हारी लाज मर्यादा मेरी लाज मर्यादा है। सजाता के सिसकी भरने की आवाज़ आई और उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो यकीनन जज्बाती हो गई थी। उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि मैं उसकी खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार था। सजाता का मसला मैंने 2 रोज़ के बाद हल कर दिया और उनको उसकी मतलूबा रकम 15,000 रुपये अदा करके मैंने उसे सजाता की तस्वीरें और नेगेटिव्स हासिल करके सजाता को पहुंचा दी। अरुण कुमार अगरचा बदमाश और बदकिरदार किस्म का आदमी था, लेकिन उसने कुछ ऐसे अल्फाज में कहा कि उसने सजाता के तमाम नेगेटिव्स और तस्वीरें मेरे हवाले कर दी कि मुझे उस पर यकीन करना पड़ा। सजाता को मैंने यही बयान दिया कि मैंने उसकी तस्वीरें नहीं देखी हैं, लेकिन मैं एक तस्वीर का मुशाहिदा कर चुका था। वह कि इंतहाई इखलाक सोज और काबिल एतराज़ तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें अगर सजाता के माता पिता के पास पहुंच जाती हैं तो वो ज़रूर जमुना में कूद कर मर जाते हैं। अब सजाता ने मेरे साथ शादी पर जोर देना शुरू कर दिया। एक रोज़ उसके माता पिता भी शादी की बात करने हमारे घर आ गए। माता जी तो पहले ही तैयार बैठी थीं। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है, लेकिन माता जी कुछ ही दिनों में मुझे दौरे पर जाना पड़ रहा है। उस दौरे में मेरी तरक्की निर्भर है।
वापस आकर सजादा से ब्याह कर लूँगा। माता जी इस इसरार पर मुसर थी कि तरक्की तो होती रहेगी और मैं ब्याह रचाने के बाद दौरे पर जाऊँ, लेकिन मैंने बहुत फर्जी मजबूरी का हवाला देकर उन्हें मना लिया। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दौरे से वापस आने के बाद वो मेरी एक नहीं सुनेंगी। मंगनी के बारे में भी उन्होंने ज़रूर इसरार किया, मगर मैंने कहा, माता जी मंगनी पर फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है, जबकि वापस आते ही मैं ब्याह कर लूँगा। बात टल गई, मगर इस किस्म की बातों से यह मुसीबत नहीं टल सकती थी। इसके लिए मुझे कुछ सोच समझ कर इनकलाबी कदम उठाना था, क्योंकि सजादा से शादी का मतलब यह था कि मेरा मुसलमान होना ज़ाहिर हो जाएगा, जो मेरे मिशन की मौत थी, और मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता था। माता जी ने मुझसे बिल्कुल ना पूछा कि मैं किस शहर में दौरे पर जा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही दरियाफ्त किया कि मैं कब और कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ। मालूम हुआ कि इससे पहले जब कभी असली कैप्टन राम मेहता दौरे पर जाता था तो उसे किसी को यह बताने की इजाज़त नहीं होती थी कि वो कहाँ जा रहा है और कब जा रहा है। मैंने माता जी के सवाल के जवाब में कहा कि कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है 2-3 हफ्ते लग जाएं। मेरे कन्याकुमारी जाने की सारी दफ्ती कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी। सजादा ने यह दरियाफ्त करने की कोशिश न की कि मैं किस शहर में और कब जा रहा हूँ। वो बार बार यही कह रही थी कि मैं तुम्हारी राह देखूंगी, संसार में अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। मैं उसे तसल्ली भी दे रहा था और सोच भी रहा था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मैं उसे मौत के घाट उतारना नहीं चाहता था। यह काम मेरे लिए इतना ही आसान था जैसे मैं किसी मच्छर को मसल दूँ। यह आखिरी कदम था जो मैं अभी नहीं उठाना चाहता था। मैं किसी ऐसे मौजूद हल की तलाश में था कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले रोज़ मैं दफ्तर में गया तो वर्मा साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कागजात की एक फाइल दिल्ली से नागपुर तक फर्स्ट क्लास का एक रेलवे टिकट और 5,000 की इंडियन करेंसी देकर कहा, नागपुर तक तुम ट्रेन में सफ़र करोगे। नागपुर रेलवे स्टेशन पर तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा। वहाँ से तुम एक इंडियन एयरफोर्स के एक छोटे से त्यारे में कन्याकुमारी तक सफ़र करोगे। कुछ रकम तुम्हें दी जा रही है, बाकी ज़रूरत पड़ी तो तुम कन्याकुमारी में नेवल ऑफिस में कस्टम इंस्पेक्टर नाथन से ले सकते हो। इंस्पेक्टर नाथन इंटेलिजेंस का आदमी है जो कस्टम में पोस्ट किया गया है। वही तुम्हारे खाने पीने और रहने का बंदोबस्त करेगा। उससे तुम्हारा संपर्क रहेगा, वो तुम्हें हर तरह की मदद पहुंचाएगा। वहाँ तुम जिस भेष में चाहो रह सकते हो। अपना आईडी कार्ड हर वक्त अपने पास रखना और हमारा कोड वर्ड अशू का है, याद रखना। मैंने वर्मा साहब की सारी बातें जहन नशीन कर ली और पूछा कि मुझे कब रवाना होना होगा। उन्होंने मुझे टिकट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें यहीं ऑफिस से ही शाम 7 बजे वाली नागपुर एक्सप्रेस पकड़नी होगी। मैं यस सर कहता हुआ चला जा रहा था। मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि इससे पहले भी असली कैप्टन मेहता को इसी तरह दफ्तर ही से किसी खुफिया और अहम दौरे पर रवाना किया जाता होगा, लेकिन मेरा सीक्रेट ट्रांसमीटर बंगले पर ही था। मैं उसे हर हालत में अपने साथ ले जाना चाहता था।